नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आई बड़ी खबर के साथ, जहां चाइना डोर से एक बार फिर हादसा हुआ है। चाइनीज मांझे से एक युवक का गला कट गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में युवक को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। एमपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर पहले ही बैन लगाया हुआ है, फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है चाइनीज मांझा। तो ये बड़ी खबर उज्जैन से, जहां चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक फिर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है युवक की और फिलहाल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं। सरकार ने इस पर बैन भी लगाया हुआ है। बावजूद इसके चाइनीज मांझा अभी भी दुकानों पर उपलब्ध है। दरअसल चाइनीज मांझा कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ता है। अजय पटवा उज्जैन से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले तो इस हादसे के बारे में भी बताइए और दूसरा ये कि बैन के बावजूद कैसे चाइनीज मांझा बिक रहा है बाजारों में। ये देखिए, आज जो है मकर संक्रांति का पर्व है और इसको लेकर जो है पतंगबाजी का उज्जैन में बड़ा उत्साह रहता है। और छतों पे जो है पतंगबाजी करने के लिए सुबह से ही जो पतंगबाजी के जो शौकीन लोग हैं वो चढ़ जाते हैं। और जो है तराना निवासी जो बद्री जो हैं वो उज्जैन आ रहे थे किसी कार्यक्रम में अटेंड होने के लिए। उसी दौरान कानीपुरा रोड पर उनके गले में चाइनीज मांझा फंस जाता है, जिसके कारण उनका गला कट गया है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार किया गया है। कल भी जो एक बीजेपी के नेता का गला कट गया था। अभी तक 10 लोगों पर कार्रवाई कर चुका है प्रशासन और 8 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी जो है कई लोग अभी भी चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं और प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी चाइनीज मांझा उज्जैन में बिक रहा है। कहीं ना कहीं जो है चोरी चुपके इस मांझे की बिक्री हो रही है और ऑनलाइन भी लोग जो है चाइनीज मांझे को मंगा रहे हैं। इसके बाद भी जो है लगातार जो है लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और जो चाइनीज मांझे से जो उपयोग करते हैं वो लोग आम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। जी अजय, अब बता रहे कि प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन ऐसे क्या कार्रवाई हो रही है जिसका डर लोगों को भी नहीं है, बावजूद उसके मांझा बेचा जा रहा है? ये देखिए, प्रशासन ने अभी तक जो है 2 मकानों पर कार्रवाई की है, जिनके पास से जो मांझे मिले थे उनके मकान तोड़े गए हैं और जिन लोगों को पतंग उड़ाते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उनके परिवार यदि कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी जो कई लोग हैं, जैसे उनका कहना है कि कहीं से पतंग जो है तो कट के आ जाती है तो उसको हम लूट लेते हैं, उसमें चाइनीज डोर होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं से जो है चाइनीज मांझे की बिक्री शहर में हो रही है, चोरी चुपके हो रही है। गली मोहल्लों में जो है चोरी चुपके दुकानदार उसको सप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन भी जो है अमेजोन पर और कई वेबसाइटों पर जो अवेलेबल है। तो इस तरीके से भी जो है चाइनीज मांझा शहर में आ रहा है। इसको लेकर भी प्रशासन सख्त है और प्रशासन का यही कहना है कि चाइनीज मांझा किसी भी रास्ते से शहर में आएगा या किसी भी दुकान से बिकेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी जो है चाइनीज मांझा बिक रहा है और कई लोग जो है हादसे का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हादसे भी हो रहे हैं। इंसानी नहीं, जानवर और पंछी भी इसके शिकार हुए हैं। शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री ने आरटीओ अफसर को गालियां दी हैं। गौरीशंकर बिसेन एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने आपको बता दें कि आरटीओ अफसर को गालियां दी हैं। बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को गालियां और देते हुए उनका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। लालबर्रा थाने में बैठक चल रही थी, गालियां देते बिसेन का ये वीडियो सामने आया। वर्तमान में बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं गौरीशंकर बिसेन। नहीं, आप भी शांत रहिए थोड़ा। बहुत शांत रहिए। नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप थोड़ा हमारा दुख समझिए। समझ रहे? आप हमारा दुख भी थोड़ा समझिए और आप दुख बातें करते हो। नियम है ना? एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं चलता। क्यों बता रहे विनोद? चलते हैं चालीस? कार चलती है? किसी गाड़ी चलती है? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फायदे बिता दूंगा मैं।
बातें करते हो। मैं नहीं चलता, क्या बात करता है तू? नहीं चलता। एक आदमी के नहीं चलता, मैं बात कर रहा है, कैसे बात करूंगा ऐसे? तेरे बकवास कर रहा है वहाँ। मैं नहीं चलता, तेरी ऊपर चलते हो गाड़ी, हम नहीं चलते। पूरे मोटरसाइकिल एक्सेप्ट चाचा अपनी बात कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है ना। कौन सा मोटरसाइकिल वाला 40 से हम चलते हैं, कौन करता है? सबसे पैसे क्या बनाएगा मेरे को? सबसे पैसे वसूली का काम बराबर हाथ बंद करते हो। सबसे पैसे वसूली का काम क्या कर लो मगर? भाजपा के मंत्री विसेन द्वारा शासकीय बैठकों में जिस तरह से अफसरों के प्रति अभद्र व्यवहार किया गया, मां बहन की गालियां दी गई, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 2023 की अप्रत्याशित हार के आशंका में बावले हो गए हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जो है जनता के साथ और जो अधिकारियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 साल से सत्ता की मलाई और सत्ता के मद में मस्त ये लोग ये भूल गए हैं कि जन व्यवहार क्या होता है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। तो गौरीशंकर बिसेन पूर्व मंत्री हैं और अभी भी इनके पास मंत्री का दर्जा है। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े। जितेंद्र, क्या वजह थी, क्यों इतना हाइपर हो गए मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री? दूसरा ये कि अगर कहीं कोई गलती थी तो बजाय एक्शन के गाली गलौज की दरकार क्या थी? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो गौरीशंकर बिसेन पूर्व मंत्री हैं और साथ ही अभी उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और इतने काफी वरिष्ठ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो कह सकते हैं कि एक बैठक में जब उनसे पूछा गया चालानी कार्रवाई को लेकर तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरटीओ पर भड़क गए और आरटीओ को उन्होंने अपशब्द कहे, फांसी पर लटकाने की बात कही। हालांकि जब आरटीओ से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनका गुस्सा पहली बार देखने को मिला है। उन्होंने आरटीओ जो पूरा एसोसिएशन है उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी है। अब फैसला उनका एसोसिएशन करेगा। मगर कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचलें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस ने उन पर सत्ता के नशे में मद होने का आरोप लगाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। तो कह सकते हैं हालांकि उनका जो बयान है काफी निंदनीय है। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक वो अपने बयान पर कायम है, मगर उन्होंने किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगी है। प्रशांत जी बिल्कुल। जितेंद्र, बहुत सारे लोग इस बैठक में नजर आ रहे हैं। अधिकारी अफसर आरटीओ के ही थे या फिर आम लोग भी थे? कई लोगों से वार्तालाप वो कर रहे थे बिसेन। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री हैं और उनके प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें मौजूद रहना पड़ता है इस बैठक में। आरटीओ स्वयं मौजूद थे, तहसीलदार थे और साथ ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और जनता, सबसे बड़ी जो है मिसाल जनता थी। जनता के सामने आप अगर किसी अधिकारी को ऐसी फटकार लगाएंगे, गंदी गालियां देंगे और अपशब्द कहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका अधिकारियों का मनोबल गिरेगा और ऐसे अधिकारी मैदानी हमले में कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी नजर आ रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, आरटीओ हालांकि ऐसा दफ्तर है या ऐसा महकमा है जहां पर गड़बड़ियां या तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आना स्वाभाविक है। ये सब कुछ होने के बावजूद कम से कम जुबान पर तो नेताजी को लगाम रखनी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं आप। प्रशांत, हालांकि जो है गौरीशंकर बिसेन जी, इनके साथ ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले जब ये कृषि मंत्री रहे तब इन्होंने कई विवादित बयान दिए। इसके बाद कई इनके वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं। तो कह सकते हैं ये पहला इनका मामला नहीं है। ये लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं, मगर इस बार इन्होंने मर्यादा लांघ दी है, अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं और तालिबानी सजा, फांसी पर लटकाने का ऐलान भी दे दिया है। गनीमत रही कि वहां पर मारपीट की नौबत नहीं आई, मगर कह सकते हैं किसी दूसरे अधिकारी को इनके काल का निवाला न बनना पड़े, उसके पहले इन पर कार्रवाई होना भी जायज है। बिल्कुल, यानी कि अधिकारी अफसर भी आप बता रहे थे, आपकी बातचीत हुई है। क्या आगे वो एक्शन लेंगे या फिर कोई और शिकायत इस मामले में सरकार से आगे? जितेंद्र, देखिए प्रशांत, अनिमेश गढ़पाले जी से बात हुई है, आरटीओ हैं वो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो एसोसिएशन है उस पर उन्होंने अपनी बात, अपने अपमान की बात रख दी है। उन्होंने साफ तौर पर दुख जाहिर किया कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब आगे फैसला उनका एसोसिएशन लेगा, जाहिर सी बातें लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो सुनकर रह गए तो ये प्रथा बन जाएगी। फिर इस तरह से कोई भी नेता मंत्री किसी भी अधिकारी को रास्ते में जलील कर देगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, रहेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास और कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, गौरीशंकर बिसेन पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट का दर्जा भी है उनके पास।
आरटीओ की एक बैठक में आरटीओ ऑफिसर को गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। सवाल ये कि कोई भी सियासी, किसी भी सियासी दल का कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या ना हो, कम से कम ऐसी भाषा की अनुमति तो किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। अजय जी, देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से गौरी शंकर बिसेन जी बर्ताव कर रहे हैं ये घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव की निंदा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन गई है। इस तरह के बर्ताव तमाम नेता समय समय पर करते हैं और भाजपा द्वारा ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चाहे रीवा के सांसद रहे, चाहे इंदौर में आकाश विजयवर्गीय रहे हों या अन्य भी भाजपा के नेता हों, इन सबको भाजपा संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में डर बनाना चाहती है और यही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा है जो समय समय पर सामने आ जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत ना हो इस बर्ताव से तो गौरी शंकर बिसेन जी पे कार्रवाई करे। न केवल वो विधायक हैं बल्कि पूर्व मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे जिम्मेदार पद कैसे दिए जा सकते हैं जो समाज में इस तरह का डर का माहौल पैदा करें, अभद्र बर्ताव करें, निंदनीय बर्ताव करें और प्रशासनिक अधिकारियों से ड्यूटी के समय में इस तरह का बर्ताव करना, इस मामले में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। चलिए अजय जी रहिएगा। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। नेहा जी, ठीक है कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, लेकिन क्या ऐसी भाषा उचित है? दूसरा ये कि अगर आरटीओ अफसर ने कोई अनियमितता की हो, गड़बड़ी की हो, तो एक्शन उसके खिलाफ होता बजाय गाली के। नहीं प्रशांत जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव जो है अब नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का टूल किट एजेंडा लगातार इस पर काम करता है। आपने देखा कि किस तरीके से कल एक पुस्तक भी लेकर आए, आपकी डिबेट भी मैं देख रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बारे में हमने चर्चा भी की है, पुष्टि कर दे कि जो वीडियो है, लेकिन ये वीडियो तो आपके नेताजी का है। गौरी शंकर बिसेन आपके दर्जा प्राप्त मंत्री हैं नेहा जी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बीच में सीखने लग जाता है, मुझे समझ में नहीं आता अजय जी में इतनी सहनशीलता क्यों नहीं है। अजय जी रुकिएगा कि अगर कोई पक्ष रख रहा है तो उसको धैर्यपूर्वक सुन सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ है तो नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अपेक्षा जो जनता करती है उनसे काम करवाने की, उसको काम करवाने के लिए कई बार आपा खो देते हैं, पर मुझे लगता है कि भाषा किसी की भी हो सहमत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज जो इतना ज्ञान दे रही है वो जीतू पटवारी जी के बयान को भूल गई, जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग उन्होंने किया था, या सज्जन सिंह वर्मा को भूल गई है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कहीं टूल किट एजेंडा तो नहीं है, और अगर मान लीजिए सत्य भी होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का उपयोग ना करे, मुझे ऐसा लगता है। जी अजय जी कुछ कहना चाहते थे आप? देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, नेहा जी के बयान में उस बात की सहमति दिखी कि यह भाजपा का एजेंडा है और यही उनका मूल रूप है। कह रहे हैं जनता के काम करवाने के लिए गाली गलौज देना पड़ता है। आप बताइए क्या इस तरह के बर्ताव को समाज में कोई जगह मिल सकती है? ये निंदनीय बर्ताव है और कानूनी उल्लंघन है। ऐसे मामले में प्रकरण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शासकीय कार्य कर रहा है उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये आपराधिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सामने दिख रही है और इसी संस्कृति पर ही काम कर रहा है। चुनाव की बात बिल्कुल सही है, चुनाव आ गया है, जनता इन्हें भगा रही है तो बौखला रहे हैं, अपने मूल रूप को दिखा रहे हैं। जी ठीक, चलिए छोटा सा रिएक्शन नेहा जी। सवाल ये भी कि भाई ये तो आपकी पार्टी की इमेज पर भी असर डालेगा ना, अगर वाकई ये सत्यता है तो? कम शब्दों में मैं आपसे वही कह रही हूँ प्रशांत जी कि हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता। कांग्रेस इस मामले में माहिर हो चुकी है हर चीज को टूल किट की तरह इस्तेमाल करने में, और अगर सत्य है तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको सहमत भाषा का उपयोग करना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी किसी भी दल का हो। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया नेहा जी। अजय जी जुड़े हमसे इस पर बात करने के लिए। जितेंद्र शर्मा भी थे, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों जबलपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस की किताब पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश तोड़ने का काम करती रही है। कांग्रेस की सोच नकारात्मकता से भरी है, उनका काम ही फूट डालो और काम करो का है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी किताब में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया था। कृषि क्षेत्र में जितना काम हुआ है वह अपने आप में अद्भुत है।
2014 से पहले कृषि विभाग का बजट मात्र 22-23 हजार करोड़ होता था और आज 1,32,000 करोड़ है। तिलहन मिशन के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बागवानी का क्षेत्र बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, नेचुरल खेती की ओर देश जा रहा है। इस दिशा में भारत सरकार बहुत ही प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है और उसका फायदा देश को भी मिल रहा है। और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अब कांग्रेस के अयोध्या मंदिर की तारीख पूछे जाने पर सवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे हर नारे पर सवाल उठाती थी। अब बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेला में 17 वार्ड हैं और हम चांदी की 17 ईंटों की हर घर में पूजा करके अयोध्या में भेंट करेंगे। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने संपूर्ण क्षेत्र में पतंग महोत्सव और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने जहां एक और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया, तो उसके साथ ही खिचड़ी और तिल गुड़ बांटकर प्रदेश और देश के लिए ये उत्तरायण का सूर्य का प्रवेश शुभ रहे, इसका संकल्प लिया। उधर ग्वालियर को बहुप्रतीक्षित डीएनए लैब की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डीएनए लैब का आज शुभारंभ उन्होंने किया। इस डीएनए लैब से अब हत्या, दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज मामलों में डीएनए सैंपल की जांच ग्वालियर में ही हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो डीएनए रिपोर्ट जिसे आने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट एक हफ्ते में मिल जाएगी। इससे जांच जल्द पूर्ण होगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी। कोरोना काल से पहले यूनिट शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते इसकी शुरुआत नहीं हो सकी और इसकी वजह थी यूनिट के लिए उपकरण नहीं आ सके थे। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। और इंदौर में छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद छात्रों के एक गुट ने रिवर्स गियर में कार दौड़ाकर कई बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई छात्र नहीं आया है। बड़ी घटना हो सकती थी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और कार रिवर्स गियर में दौड़ाने वाले की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और मकर संक्रांति के पावन मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जबलपुर में पतंग उड़ाई। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि उनकी पतंग की तरह ही बीजेपी की पतंग भी काफी ऊंची उड़ेगी और 2023 में कांग्रेस की पतंग को काटेगी। स्पष्ट किया कि बीजेपी की पतंग भी इसी तरह ऊंची है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर पतंग उत्सव जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। नरेंद्र जी, बेशक आज मकर संक्रांति का मौका है और आज आप खुद पतंग उड़ा रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में, क्या कहेंगे? सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत मकर संक्रांति के उत्सव पर जो पतंग प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है, यह बहुत ही अच्छा आयोजन है, सामायिक है और मैं समझता हूँ आज के दिन पतंग उड़ाने का अपना एक महत्व है। आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, पतंग भी उड़े और सूर्य के दर्शन भी हों, यह निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो 2023 में भाजपा की पतंग भी ऊंची उड़े, क्या कहें? भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। तो भाजपा की पतंग। और दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचकर शरद यादव के पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को नर्मदापुरम ले जाया गया, जहां उनके पैतृक गांव आंखमऊ में उनका अंतिम संस्कार
किया जाएगा। पड़ोसी थे, मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। बचपन से ही प्रखर, जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो, एक अद्भुत नेता जो अभी भी देश को बहुत कुछ दे सकता था। वो हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री